अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 15 का आगाज़ करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास जीन्स एंड इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स में हम इस वर्ड जेनेटिक्स से हम पहले भी वाकिफ़ हो चुके हैं 9th क्लास के ब्रांचेस के अंदर। बायोलॉजी की जब ब्रांचेस को डिस्कस किया जा रहा था तब उसमें एक ब्रांच थी जेनेटिक्स के हवाले से। जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक जीन्स, दूसरा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होते हैं, लाइक स्किन कलर है, आइज़ कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, ये सब के सब करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स के लिए जेनेटिक्स के अंदर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ट्रेड्स। ठीक है, अब इन्हीं ट्रेड्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उस चीज़ का नाम हमारे पास जेनेटिक्स कहलाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये ट्रेड्स कौन कंट्रोल करता है, कौन रखता है हमारे पास। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होता है किसी भी सेल के अंदर, और फिर हमने वर्ड क्रोमोसोम के अलावा न्यूक्लियस का वर्ड भी सुना है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और इन चीज़ों से आप पहले ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो वो चीज़ें क्या है कि क्रोमोसोम क्या कहते हैं, उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ यूनिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के, उन यूनिट्स का नाम होता है जीन्स। ये यूनिट्स एक कोड की तरह काम करते हैं जो आगे करेक्टरिस्टिक्स को, आगे ट्रेड्स को, आगे क्वालिटीज़ को आगे ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स क्या चीज़ें होती हैं। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बनता है। क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। उन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करता है, डीएनए वो। और जो जीन है, जीन्स किससे कंपोज होते हैं, ये डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। फिर ये क्या होता है कि हैविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए इन डीएनए के पास जीन्स होते हैं। जीन्स के पास स्पेसिफिक कोड होता है जो ऑर्डर करता है आगे कि आपको प्रोटीन बनाना है, बट वो प्रोटीन किस तरह की बनानी है वो ये डीएनए ऑर्डर जारी करता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो पूरी बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की, प्रोटीन इन्हीं से कंपाउंड से बनी होती है, और प्रोटीन दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो यहाँ पे उन्हीं वो जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल बननी है या फंक्शनल बननी है उसको कौन ऑर्डर जारी करता है, वो डीएनए ऑर्डर जारी करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। क्रोमेटिन मटेरियल कंपोज्ड बाय डीएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू बन सकता है कि विच काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन क्रोमेटिन मटेरियल, तो उसका आंसर है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, कलेक्टिवली डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियोसोम में ये होता है कि डीएनए जो है इसमें क्या होता है कि डीएनए ने प्रोटीन के एक यूनिट को रैप किया होता है। रैप का मतलब उसमें लिपटे हुए होते हैं, जिस तरह के किसी रस्सी के अंदर बल आ जाते हैं, उसे बीड्स और स्ट्रिंग भी कहते हैं। किसी रस्सी के अंदर जो बल आ जाते हैं, सेम उस तरह ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसने ओवरलैप किया होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल को। तो ये चीज़ यानी कि ये प्रोटीन है, ये जो मैंने कलर में शो किया, और ये जो ऊपर बलदार आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है दैट इज़ द डीएनए। कलेक्टिवली ये जो यूनिट है जिसके अंदर डीएनए ने प्रोटीन को रैप किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो इस तरह से जीन्स और क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। बात अगर करें तो इसके बारे में एक जो मॉडल पेश किया गया था 1953 में, वो दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इसीलिए इसको वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, लाइक दिस। ये एक डबल हेलिक्स है, जिस तरह कि हम देखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के बाहर जो सीढ़ियाँ होती हैं जो कॉइल्ड होती है ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, ठीक है, उस तरह डबल उसके दो स्टैंड होते हैं। अब ये सीढ़ी का अगर एक स्टैंड है तो इसका ये जो दूसरा स्टैंड है ये इसको डबल हेलिक्स बना देगा, डबल स्टैंड बना देगा इसको। उसके अंदर ये जो शो किए गए स्टैंड्स ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं डीएनए के मॉडल के अंदर, लेकिन ये आपस में बॉन्डेड होती हैं। ये बॉन्ड किस तरह से होती है कि एडेनाइन जो है वो डबल बॉन्ड बनाती है
थायमिन के साथ, गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन दोनों के दरमियान। कहीं भी ये नहीं होता कि साइटोसिन जो है वो थायमिन के साथ अटैच हो जाए, गुआनिन जो है वो एडेनाइन के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड की है, इन दोनों की, गुआनिन और साइटोसिन की। और थायमिन की कैपेबिलिटी डबल बॉन्ड की है, जो आपस में एक दूसरे के साथ एक स्टैंड बना देते हैं, जो डबल हेलिकल स्टैंड होता है। अगर इसको हम स्टैंड बाय सीधा रखें तो उनकी कुछ शेप यूँ बन जाती है। ये इस तरह से एक डबल हेलिकल स्टैंड बना देते हैं, ठीक है, जो आपस में अलग अलग होते हैं। तो ये रेप्लिकेट किस तरह से होते हैं, डुप्लीकेट किस तरह से होते हैं? ये रेप्लिकेट इस तरह से होते हैं कि वो आपस में जो स्टैंड है वो लाइक अ जिप, जिस तरह जिप खुल जाती है इस तरह स्टैंड दोनों से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एक स्टैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें 2 स्टैंड होते हैं जो हम सामने डायग्राम में देख भी सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेट होना, दोबारा से डिवाइड होना, आगे से किस तरह से एक न्यू स्टैंड इनके अंदर जनरेट होता है। डीएनए का ये एक पहला स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होती है तो ये दरमियान से अलग अलग हो जाता है। मतलब ये जो स्टैंड है ये यहाँ से यूँ अलग हो जाएगा और ये यहाँ से यूँ अलग हो जाएगा। तो इनकी जो स्टैंड बनेगा इसके साथ ये एक स्टैंड, जो ये शक्ल है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे शो की हुई है, यहाँ ये शो की हुई है हमने नंबर 2 पे, ठीक है। ये हमने नंबर 2 पे ये स्टैंड को अलग हो गए, ये रेप्लिकेट हो गया। अब इनके बॉन्ड्स भी जो है वो भी टूट जाएंगे, वो भी अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से। अब ये स्टैंड जो है अलग, ये हमारे पास ये आ गया दूसरा। तो फिर क्या होगा, अब इनके साथ प्रोटीन, वो डीएनए की तरफ से ऑर्डर मिलेगा और दूसरी नई प्रोटीन जो इसके साथ अटैच होगी वो उन्हीं बॉन्ड के हिसाब से नई प्रोटीन यहाँ पे अटैच हो जाती है। जिस तरह से ये प्रोसेस जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। मतलब इसके साथ एक और प्रोटीन जो है वो यहाँ पे दूसरी इसके साथ अटैच हो जाती है उसी बॉन्ड के लिहाज से, मतलब कि उसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। मतलब उसमें होता ये है कि अगर यहाँ पे ए अलग हुआ है थायमिन से और सी अलग हुआ तो उसके साथ जो दूसरी अटैच होगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पे थायमिन बन जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी, गुआनिन बन जाएगी, और इसका इस तरह से डबल एक दूसरा स्टैंड बन जाता है और ये आगे इस तरह से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कंटिन्यू रहती है। तो ये सारे के सारा प्रोसेस कहलाता है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम्स जो है ये, इनके अंदर ये जो डीएनए का स्टैंड है ये वर्क किस तरह करते हैं, ये डीएनए ये बनाते किस तरह हैं। आई होप कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।